हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका समर वेकेशन बहुत अच्छे तरीके से बीता होगा। मोस्टली विद्यार्थियों ने होमवर्क के लिए पीडीएफ नहीं भेजा, तो वे भी अपना होमवर्क का पीडीएफ बनाकर कृपया मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। सेकंड, आज आपको 9th क्लास में कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं यह करवाई जा रही है। यह कविता आज की परिस्थिति को देखते हुए बाल श्रम पर करारी चोट की गई है। कवि श्री राजेश जोशी जी इस कविता में उन धनपति या धनवान लोगों को कटाक्ष के रूप में अपने सामने उजागर करता है कि जो धनवान लोग हैं वे गरीब लोगों के नादान बच्चों को अपने खेतों में या अपने घर पर या अपने होटलों में, ढाबों में एक बाल मजदूरी के रूप में आज भी प्रयोग कर रहे हैं, जबकि सरकार की नज़र में यह बिल्कुल ही गलत है। कवि राजेश जोशी जी ने भी इस बाल मजदूरी को बंद करने के लिए भरसक प्रयास किया है और इस कविता के माध्यम से समाज को भी एक चुनौती देना चाहते हैं कि यदि हम और आप सभी मिलकर इस बाल श्रम को, बाल मजदूरी को बंद कर सकते हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। कवि श्री राजेश जोशी जी कह रहे हैं कि राजेश जोशी जी का आधुनिक नाम कवियों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंह जिला था। उस जिले के एक मध्य परिवार में उनका जन्म हुआ था और इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी गांव के ही स्थानीय पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी थी और कुछ काम जब इनका नहीं जमा तो ये अध्यापन की ओर चले गए थे। कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया और फिर एक बार पत्रकारिता की ओर वापस पहुंच गए। इन्होंने जीवन का गहन अध्ययन किया। कहने का तात्पर्य था कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बारीकी से देखा है और उसमें फैली हुई विषमताओं पर जमकर इन्होंने प्रहार किया है। श्री राजेश जोशी जी ने कविता, कहानी, नाटक, निबंध, टिप्पणियाँ, नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए भी पटकथा लेखन भी किया है। श्री जोशी जी को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी जो रचनाएं थी वो कविताओं के आधार पर थी कि एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। जो उन्होंने अनुवाद टाइप में रचनाएं लिखी थी वो थी भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना अर्थात भूमिका, कल्पतरु, यह भी। मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद उन्होंने किया था कि पतलून पहना बादल। श्री जोशी जी की कविताओं के भी अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषाओं में अनुवाद आज देखने को मिलते हैं। आगे कवि ने बताया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढकी
सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि इस कविता के माध्यम से कहता है कि सर्दी का समय है, जनवरी फरवरी मार्च का महीना है, सुनसान इलाका है, सड़कें जो हैं वो बिल्कुल धुंध से कोहरे से ढकी हुई है और कोहरे से ढकी हुई सड़कों पर जो नादान बच्चे हैं वे काम की तलाश में जा रहे हैं और प्रातः प्रातः अर्थात सुबह सुबह वे बच्चे अपनी रोजी रोटी की तलाश में सड़कों पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कि वे जो नादान बच्चे हैं वे सड़कों पर हमें रोजी रोटी की तलाश में, काम की तलाश में, धुंध में, भयानक ठंड के अंदर भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि यहाँ कहना चाहता है कि आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, लेकिन ऐसे समय में भी, आज के समय में यह पंक्ति सबसे भयानक है। कौन सी पंक्ति? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, अर्थात वे बच्चे नादान हैं फिर भी काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनके माता पिता इस योग्य नहीं है, वे सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के स्कूलों में भेज के उन्हें अच्छी तालीम दे के, शिक्षा दे के वे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो हमारे समय की यह पंक्ति जो है ये सबसे भयानक पंक्ति है। और भयानक ये है कि हम इसे विवरण की तरह लिख रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ जब हम इसको लिख रहे हैं तो यह हमारे लिए सबसे भयानक पंक्ति है। यदि इस पंक्ति को हम समाज के सामने एक सवाल के रूप में लिखें कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, कि यदि इस पंक्ति को हम सवाल के रूप में लिखें और समाज से यह प्रश्न पूछें कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो शायद समाज इससे जागृत हो जाएगा और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न समाज के लिए एक चुनौती भरा प्रश्न होगा कि क्या उन बच्चों के माता पिता इस योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है? क्या वे अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते? क्या उनके पड़ोसी उनकी सहायता नहीं कर सकते? तो यह हमारे सामने एक चुनौती के रूप में, प्रश्न के रूप में प्रश्न तैयार हो जाएगा। आगे कवि कहता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, कि आज जो ये बच्चे बाल मजदूरी करने जा रहे हैं, क्या इनके भाग्य में कोई भी गेंदों का सुख नहीं लिखा है, अर्थात खिलौनों का सुख नहीं लिखा है? क्या इनके भाग्य की जितनी भी गेंद थी वो सब अंतरिक्ष में गुम हो गई है, या दीमकों ने खा लिया है इनकी सारी रंग बिरंगी किताबों को? कि जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उन बच्चों के पास रंग बिरंगी किताबें होते हैं, वे उनसे खेलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये जो नादान बच्चे हैं जो मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सुबह सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, क्या इन बच्चों के भाग्य में ये रंग बिरंगी किताबें हैं ही नहीं? क्या इन बच्चों के भाग्य की जो किताबें हैं वो दीमक ने चट कर लिया है, नष्ट कर लिया है? ये बच्चे इतने भाग्यहीन क्यों हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कि क्या इन बच्चों के भाग्य में खिलौने हैं ही नहीं, जो कि इन बच्चों के भाग्य के सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, नष्ट हो गए हैं? या फिर कवि प्रश्न करता है कि क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा होता है स्कूल आदि, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। तो कवि समाज के सामने प्रश्न कर रहा है कि क्या किसी भयानक भूकंप के कारण इन बच्चों के भाग्य में जो स्कूल आने थे उनकी दीवारें नष्ट हो गई है, या इन बच्चों के भाग्य में स्कूलों का सुख लिखा ही नहीं है, जो इस कारण से ये बच्चे आज हमें सड़कों पर, सुनसान सड़कों पर, कोहरे से ढकी हुई सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि ने बताया है कि क्या सारे मैदान
सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि क्या इन बच्चों के भाग्य में खेल के मैदान नहीं है, बाग बगीचे नहीं है या घरों के आंगन नहीं है, जो कि ये बच्चे आज हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यह कवि समाज के लोगों को एक पल सोचने के लिए मजबूर करता है कि हे प्राणी, यदि आप एक पल के लिए ये सोचो कि हमारे समाज में यदि सारे खेल के मैदान समाप्त हो जाते, सारे बाग बगीचे समाप्त हो जाते, हमारे जो घरों के आंगन है ये समाप्त हो जाते, तो फिर हमारे सामने क्या बचता, अर्थात हमारे सामने कुछ नहीं बच सकता था। तो कवि समाज से यही प्रश्न कर रहा है कि क्या इन बच्चों के भाग्य में ये सारे सुख है ही नहीं, जिस कारण से ये आज हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि ने बिल्कुल सही कहा है कि जब खेल के मैदान समाप्त हो गए हैं, बाग बगीचे समाप्त हो गए हैं, स्कूलों के भवन आदि समाप्त हो गए हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कि उनके बच्चों के लिए आज कुछ भी नहीं बचा है। और ये बच्चे आज बहुत ही बेचैन होकर हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि ने समाज के सामने कहा है कि यदि ऐसा होता तो कितना भयानक होता कि ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाती, लेकिन आज भी सभी चीज़ें हमें यथावत दिखाई देती है, पहले के समान ही दिखाई देती है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सभी चीज़ें हस्बामुल, हस्बामुल का मतलब पहले की तरह यथावत, कि आज खेल के मैदान भी हैं, बाग बगीचे भी हैं और स्कूल के भवन आदि भी हैं, लेकिन इन बच्चों के भाग्य में आज भी इन सभी चीज़ों का सुख नहीं लिखा है। इस कारण से हजारों सड़कों पर दुनिया के लाखों बच्चे आज भी हमें इन सड़कों पर दिखाई देते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों की उम्र स्कूलों में खेलने कूदने की होती है, उछलने कूदने की होती है, पढ़ने की होती है, वे नादान बच्चे आज भी हमें सड़कों पर काम पर जाते दिखाई देते हैं। कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं धनवान लोगों के घरों में, कहीं मकानों में, या फिर उनके ढाबों पर या होटलों आदि पर इन नादान बच्चों को हम काम करते हुए देखते हैं। कवि ने प्रश्न किया है कि यदि हम बहुत कठोर कदम उठाएं तो शायद इस भयानक परिस्थिति से हम गुजर सकते हैं और इसे नष्ट कर सकते हैं। ये जो नादान बच्चे हैं जो आज स्कूलों में नहीं जा रहे, हम कोशिश करके सरकार से सहायता लेकर इन बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवा सकते हैं और इनको एक अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं। तो यहाँ कवि श्री राजेश जोशी जी ने बाल मजदूरी पर इस कविता को लिखा है और समाज से एक चुनौती दी है कि यदि आप कोशिश करें तो आप इससे बहुत ही सराहनीय कदम उठा सकते हैं। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।